हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो लीजिए, आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल, प्लंक-पुडिंग मॉडल और डाल्टन्स मॉडल के बारे में देखा था। हमने देखा था कि रदरफोर्ड के मॉडल्स में भी कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को सुधारते हुए बोर्स ने अपना मॉडल्स दिया था। नील्स बोर ने 1915 में परमाणु मॉडल दिया, राइट। इस मॉडल्स में इसने रदरफोर्ड के मॉडल्स में कुछ चेंजेस किए। बोर्स मॉडल्स में एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, के चारों तरफ आपका निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है और दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। ये कुछ बोर्स मॉडल्स के पोस्टुलेट्स हैं, सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट विच हैव डेफिनिट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। मीन्स इन्होंने ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी को फिक्स कर दिया। दूसरा कि द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट्स एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट। मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स है इस मॉडल का वो ये कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, r ऑर्बिट का रेडियस है, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है कि ऑर्बिट की संख्या को बताता है। यदि n = 1 है इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट, n = 2 है तो सेकंड ऑर्बिट, n = 3 है तो थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, राइट। अभी इसके बारे में मैंने बताया आपको कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो आपका ऑर्बिट नंबर्स है। n k ऑर्बिट को दर्शाता है, n = 2 l को दर्शाता है, 3 m को दर्शाता है एंड सो ऑन। चौथा उनका जो पोस्टुलेट था वो ये कि किसी भी एटम में स्पेक्ट्रम का बनना इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के कारण होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक ऑर्बिट से एटम में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी या तो रेडिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है, जिस कारण से आपका स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसका वैल्यू उन्होंने डेल्टा = h न्यू के बराबर दिया, जहाँ पे न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम लोग रेडियस के कैलकुलेशंस को देखेंगे। बोर्स ने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्बिट्स के रेडियस का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट के चारों ओर घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करते रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगते रहता है। वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। जहाँ पे हम लोग अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका वैल्यू -a × ZA/r², एक जो कि आपका हो जाता है -ZA²/4πε0r², जहाँ पर 1/4πε0 आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसमें ε0 इज द परमिटिविटी इन द वैक्यूम में, जिसका वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग को पता है कि mv²/r होता है। अब चूँकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने के बाद
जो फाइनल रिजल्ट हमको मिल के आता है वो ये आता है कि एम बी स्क्वायर इक्वल टू जेड ए स्क्वायर बाई 4πε0r, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द बोर जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के बराबर है। यहाँ से हम m और r को दूसरे साइड लेकर चले जाएं तो v इक्वल टू NH/2πmr हो जाता है, राइट। अब दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर दें तो v हमारा NH/2πmr के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ें एम बी स्क्वायर इक्वल टू NH स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4π² mr स्क्वायर हो जाएगा। अब एम बी स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, अगर हम इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो फाइनल जो इक्वेशन आता है वो जेड ए स्क्वायर 4πε0r इक्वल टू NH स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4π² mr स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 4 कट जाएगा, पाई कैंसिल, पाई का स्क्वायर कट जाएगा, इसी तरह आर से कट जाएगा। तो जो रेडियस का फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा वो आएगा NH स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m जेड ए स्क्वायर। अब यहाँ पे n और z को छोड़कर सारा वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। अगर सारा कांस्टेंट को हम रख दें तो फाइनल रेडियस जो r इक्वल टू आता है वो आता है 53 × 10⁻12 n स्क्वायर बाई जेड, यानी 53 n स्क्वायर बाई जेड। अगर हम जेड का 1 ले लें यानी हाइड्रोजन के लिए, राइट, हाइड्रोजन के लिए जो फाइनल इक्वेशन आता है वो आता है 0.53 n स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो n का वैल्यू 1 रख देंगे, सेकेंड ऑर्बिट का रखना तो 2 रख देंगे। इसी तरह से हम हर एक हाइड्रोजन के हर एक ऑर्बिट के का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये इक्वेशंस हम जनरलाइज कर दें तो किसी भी एलिमेंट्स के लिए r बिकम्स इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और z हमारा एटॉमिक नंबर है। अब हम एनर्जी को कैलकुलेट करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कितना होगा। हम सबको पता है कि टोटल एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण है, तो अट्रैक्शन फोर्स, राइट, और काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन के कारण है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के समेशन आपका टोटल एनर्जी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो जेड ए स्क्वायर 4πε0r स्क्वायर हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशंस आता है वो आता है जेड ए स्क्वायर बाई 4πε0r, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब एम वी स्क्वायर हमारे पास है जेड ए स्क्वायर, हमारे पास एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ए स्क्वायर बाई 4πε0r है। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो एम वी स्क्वायर बाई जेड ए स्क्वायर बाई 8πε0r हो जाएगा। अब हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिल गए हैं, दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देंगे, तब जो टोटल एनर्जी का फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जेड ए स्क्वायर बाई 8πε0r, राइट। अब इसका हम वैल्यू r का वैल्यू पुट कर दें इसमें, अगर रेडियस का वैल्यू हम पुट कर दें तो कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल एनर्जी का वैल्यू आता है वो आता है -2.178 × 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के केस में एनर्जी का वैल्यू होगा 2.178 इंटू जेड 10⁻18 बाई एन स्क्वायर, राइट। अब हमने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि रेडियस का वैल्यू इतना होता है, राइट, एन स्क्वायर एप्सिलॉन एच स्क्वायर बाई एम पाई एम जेड ए स्क्वायर। अगेन इक्वेशन हमारे पास है एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ए स्क्वायर बाई 4πε0 आर का वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें, आर का वैल्यू पुट कर दें तो जो हमें इक्वेशन मिलता है वो आता है एम वी स्क्वायर जेड ए स्क्वायर
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इसमें जो नीचे वाला टर्म है, ये वाला टर्म ये ऊपर को चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद इक्वेशन हमारा इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें जेड और एन को छोड़कर सारा वैल्यू आपका कांस्टेंट है, सबको पुट कर दें। पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आता है वो आता है 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। राइट, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हाइड्रोजन को हम लें तो हाइड्रोजन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरीके से हम रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो में हमने देखा कि बोर्स मॉडल्स की सहायता से कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को, ऑर्बिट के रेडियस को और वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बोर्स मॉडल्स में एक खामी था कि जितने भी फार्मूला है वो 100% इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये मॉडल हर एक एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल्स नहीं होता था, जो कि एक बोर्स मॉडल्स का ड्रॉबैक है। अब हम बात करेंगे बोर्स मॉडल्स के लिमिटेशंस के बारे में। तो ये आपका बोर्स मॉडल का कुछ लिमिटेशंस था। बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमेंस इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट क्या है कि स्पेक्ट्रल का मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रभाव होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी तरह बोर्स मॉडल ने स्टार इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। स्टार इफेक्ट क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइन का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसको भी बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर्स मॉडल्स हैंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं करता है। राइट, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा इन लार्ज एटम्स। लार्ज एटम्स में स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन कैसे होगा इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरफाइन लाइन्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हाइपरफाइन लाइन्स क्यों बनता है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। साथ ही साथ ये मॉडल लार्जर एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल्स नहीं होते हैं। तो ये कुछ आपके बोर्स मॉडल्स के डिमेरिट्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।